प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा देश के अंदर अगर किसी दूसरे नाम की सबसे ज्यादा चर्चा होती है तो वो होती है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी की, और इसलिए उनके पास बड़ी जिम्मेदारी है 2024 के चुनाव को लेकर भी। और यही वजह है कि विकास से लेकर अंधविश्वास तक हर मायने पर योगी आदित्यनाथ एक बड़ी लकीर खींच रहे हैं। अंधविश्वास को लेकर योगी आदित्यनाथ ने आज क्या कहा, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। मैं ईश्वर का भक्त हूं, ईश्वर में अगाध निष्ठा रखता हूं, लेकिन किसी पाखंड में विश्वास नहीं करता हूं। हम टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं, विज्ञान के युग में जी रहे हैं। श्रद्धा का अपना स्थान होता है, लेकिन अंधश्रद्धा के लिए कहीं जगह नहीं होता। मैं 10 बजे तक 11 बजे तक देखता रहा, खुद आएगा तब आएगा, लेकिन आया नहीं। उसके बाद मुझे नींद आई, सुबह 4 बजे मेरी नींद खुली। बहुत अच्छा सुहावना मौसम था। मैं जो विश्वास और अंधविश्वास के फर्क को समझे वो है योगी आदित्यनाथ। जो सालों से चले आ रहे मिथक को तोड़े वो है योगी आदित्यनाथ। जो अनहोनी के डर से अडिग रहकर राजधर्म का पालन करे वो है योगी आदित्यनाथ। जो बड़े से बड़े माफिया, बदमाश और अपराधियों का भूत भगा दे वो है योगी आदित्यनाथ। मैं जो बोलूंगा वही करूंगा और जो करूंगा वही बोलूंगा। सन्यासी, भगवाधारी, बेहद धार्मिक, प्रखर राष्ट्रवादी और एक सख्त सीएम, पब्लिक में गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ का यही परसेप्शन है। यूं तो योगी आदित्यनाथ हमेशा किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस वक्त वो चर्चा में हैं अपने उस बयान के कारण जिसमें उन्होंने आगरा के सर्किट हाउस का सच बताया है। आगरा के लिए कहा जाता था कि आगरा में सीएम जाएंगे तो पहले के सीएम जाते थे, वो अपने 5 स्टार होटल में रहते थे, कहते सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री रुकता तो हम फूट आता है। तो मैंने कहा कि आप देखें, यही ये बोला जाता था। तो मैंने कहा मेरे लिए तो क्या भूत हो चाहे देव हो, सब एक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आगरा दौरे के वक्त सर्किट हाउस में अपने प्रवास की ये कहानी बीते मंगलवार को फिक्की इंडिया की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सुनाई। संदेश यही दिया कि एक मुख्यमंत्री का काम शासन, प्रशासन, अनुशासन से राजनीतिक अंधविश्वास को खत्म करने का भी है। असल में आगरा के सर्किट हाउस में रात बिताकर योगी आदित्यनाथ ने उस अंधविश्वास को भी तोड़ा जिसमें कहा जाता था कि आगरा के सर्किट हाउस में भूतों का बसेरा है। योगी ने वहां पूरी रात बिताई और बताया कि सर्किट हाउस में रात के सन्नाटे में क्या हुआ। आगरा के लिए कहा जाता था कि आगरा में सीएम जाएंगे तो पहले के सीएम जाते थे, वो अपने 5 स्टार होटल में रहते थे, कहते सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री रुकता तो हम फूट आता है। तो मैंने कहा कि आप देखें, यही ये बोला जाता था। तो मैंने कहा मेरे लिए तो क्या भूत हो चाहे देव हो, सब एक है। और मैंने कहा मैं भी रात्रि में अगर आता है जरूर संवाद करना चाहूंगा उनसे। और मैं गया, रात्रि को रुका। मैं सर्किट हाउस में क्यों इसलिए गया था कि रात्रि को मैं सर्किट हाउस में ही रुकूंगा। मैं 10 बजे तक 11 बजे तक देखता रहा, खुद आएगा तब आएगा, लेकिन आया नहीं। उसके बाद मुझे नींद आई, सुबह 4 बजे मेरी नींद खुली। बहुत अच्छा सुहावना मौसम था। मैं सर्किट हाउस खोला, बाहर निकला, अंधेरा था, बाहर की स्ट्रीट लाइट चल रही थी, सुरक्षा वाले अलर्ट बोर्ड पर थे, लेकिन मैं निकला, 1-2 राउंड लगा करके फिर मैं अंदर आया। यानी कैसी कैसी बातें लोग कहते थे। फिक्की की बैठक में योगी आदित्यनाथ ने सर्किट हाउस वाली कहानी सुनाई जिसमें उन्होंने यही संदेश दिया कि डर के आगे जीत है, भूत के आगे भविष्य है। योगी ने कहा कि नौकरशाही जो पहले थी आज भी वही है, लेकिन जब लीडरशिप बदलती है वो असर जमीन पर दिखता है। वैसे ये कोई पहली बार नहीं जब योगी ने किसी प्रचलित अंधविश्वास की हवा निकाली। वो कौन से अंधविश्वास हैं जो योगी ने तोड़े, उन्हें भी आपको आगे तफसील से बताएंगे। पहले आगरा के उस सर्किट हाउस के बारे में जान लेते हैं जिसमें अब तक भूतों के बसेरे की मनगढ़ंत कहानियां फैलाई गई। असल में आगरा का ये सर्किट हाउस खुद में रहस्य और रोमांच की कई दास्तां समेटे हैं। सर्किट हाउस ब्रिटिश काल में साल 1900 में बनकर तैयार हुआ था। साल 1899 में लॉर्ड कर्जन ने सर्किट हाउस का निर्माण कराया था। बताया जाता है कि आगरा के कमिश्नर की बेटी तब भूतों पर काल्पनिक कहानियां लिखती थी। तभी से सर्किट हाउस में भूतों की चहलकदमी की चर्चाएं चल निकली।
यूपी के सर्किट हाउस को मुख्यमंत्रियों के ठहरने के लिहाज से मनुष्य समझा जाता था, लेकिन योगी ने भूतों के खौफ का यह मिथक तोड़ दिया। और ये पहली बार नहीं हुआ। आपको याद होगा, आगरा की तरह ही यूपी के नोएडा और बिजनौर में भी मुख्यमंत्री के आने और रुकने को अब शकुन के तौर पर देखा जाता था। कहा जाता था जो भी नोएडा आएगा वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा। कितनी चालाक थी, पॉलिटिकल लीडरशिप जान न पाए इसलिए कह देते थे कि मुख्यमंत्री के लिए अभिशाप है नोएडा जाना, और मुख्यमंत्री इसलिए वहां जाएंगे ही नहीं, और नहीं जाते थे, और नोएडा को एक लूट का अड्डा बना दिया था। हजारों करोड़ रुपए के घोटाले वहां पे। इस नोएडा को उत्तर प्रदेश का चेहरा बनना चाहिए था, देश के डेवलपमेंट का ग्रोथ इंजन के रूप में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए थी, और नोएडा दम तोड़ रहा था। इंडस्ट्री भी परेशान थी, वहां का नागरिक जो बच चुका था वह भी परेशान था। तो सबसे पहले मैंने तय किया कि वहां जाऊंगा। लोगों ने कहा, अरे साहब आपको मालूम है कि मुख्यमंत्री जब वहां जाता है तो हट जाता है। तो मैंने कहा, ये कुर्सी में क्या जीवन भर के लिए आए हैं क्या? जो कल जानी हो आज चली जाए अच्छी बात है, लेकिन मैं जाऊंगा जरूर, वहां बातचीत करूंगा, इंडस्ट्री से भी बातचीत करूंगा, बिल्डर बायर से भी बातचीत करूंगा। हमारे एक और जिले के लिए कहा जाता था, बिजनौर के लिए, कि मुख्यमंत्री रात्रि को वहां नहीं रुकेंगे। मैं असमंजस में था कि भाई क्या यूपी के सभी जिले क्या ऐसे हैं कि मुख्यमंत्री के लिए अभिशाप बने हुए हैं? तो मैंने कहा मैं वहां जरूर जाऊंगा बिजनौर में, और रात्रि भी रुकूंगा। प्रशासन ने कहा, साहब यहाँ गेस्ट हाउस बहुत खराब स्थिति में है। मैंने कहा, खराब स्थिति में है तो क्या कोई तो रुकता होगा वहां। असल में जब योगी ने साल 2017 में पहली बार यूपी के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो उनके सामने प्रदेश के विकास के साथ यूपी के राजनीतिक अंधविश्वास को खत्म करने की चुनौती भी थी। योगी ने चैलेंज एक्सेप्ट किया, शुरुआत नोएडा से की। 23 दिसंबर 2017 को पहली बार योगी नोएडा गए। 25 दिसंबर 2017 को मोदी भी नोएडा आए। मोदी ने माइक थामा तो कुछ ऐसा कहा जो योगी ने सोचा नहीं होगा। उनके कपड़े देख करके ये भ्रम फैलाया जाता है कि वे आधुनिक सोच के हो ही नहीं सकते। ये पुराण पोथी होंगे, ये मान्यताओं में बंधे हुए होंगे, लेकिन आज मुझे खुशी है कि जिस नोएडा के संबंध में एक छवि बन गई थी कि कोई मुख्यमंत्री यहां आ नहीं सकता है, उस मिथक को योगी जी ने बिना बोले अपने आचरण से सिद्ध कर दिया कि ये सब मान्यताएं गलत होती हैं, आधुनिक युग ऐसा हो नहीं सकता। और इसलिए मैं योगी जी को हृदय से बधाई देता हूं। मोदी और योगी दोनों में से कोई भी अंधविश्वास में यकीन नहीं रखता। ठीक योगी की तरह ही जब मोदी गुजरात के सीएम बने थे, उनके सामने भी ऐसी ही मान्यताएं खड़ी थी जैसी कि योगी के सामने। गुजरात में यह मान्यता थी कि जो भी सीएम हेलीकॉप्टर से अंबाजी शक्तिपीठ जाएगा उसकी कुर्सी चली जाएगी। ऐसा तत्कालीन सीएम चिमनभाई पटेल के साथ हुआ था। उस वक्त मोदी ने भी ऐसे तमाम अंधविश्वासों को तोड़ा था। जब मैं गुजरात में मुख्यमंत्री बना, मेरे ध्यान में कोई 6 या 7 जगह ऐसी लाई गई कि वहां तो जा ही नहीं सकते। अगर वहां कोई जाता है तो बाद में वो मुख्यमंत्री रहता ही नहीं है, उसकी कुर्सी चली जाती है। मैंने बीड़ा उठाया, मैंने कहा मेरे दौरे में पहले ही साल में सारा पूरा कर दो। मैं उन सब जगह पे गुजरात में गया जहां इस प्रकार की मान्यताओं के कारण 3-3, 4-4 दशक से कोई मुख्यमंत्री उस तरफ गया तक नहीं। सारा मैंने खत्म कर दिया, सब जगह पे गया, शाम से गया, और उसके बाद भी सबसे लंबे कार्यकाल तक सेवा करने का मौका मुख्यमंत्री तक के नाते मुझे मिला।
अब उस गांव का, उस तहसील का, उस नगर का क्या दोष था? लेकिन आज योगी जी ने नोएडा का जो साथ ये जो टीका लगा था उसको अपने बलबूते से हटा दिया। बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आप। अभी तक देखा गया कि मोदी योगी के लिए एक पथ प्रदर्शक के तौर पर नजर आए हैं। योगी ठीक मोदी के बताए रास्ते पर ही चलते हैं। जैसे नेशनल लेवल पर मोदी को कोई टक्कर देने वाला नहीं है, तो राज्यों में योगी के सामने कोई नहीं टिकता। मोदी ने देश की छवि बदलकर रख दी, तो योगी ने यूपी की तस्वीर और तकदीर। योगी का एजेंडा साफ है, लाइन क्रिस्टल क्लियर होगी। योगी के खाते में ऐसी कई कहानियां हैं जो साबित करती हैं कि दृढ़ इच्छा शक्ति और अंधविश्वास से दूरी से मुश्किल काम को किया जा सकता है। एक्सप्रेसवे के लिए जब मैं चित्रकूट में गया तो मैंने वहां के उद्यमी और व्यापारियों की एक बैठक की। ऐसे ही मैं रात्रि को वहां रुका था। एक 2 कमरे का गेस्ट हाउस था वहां पे, तो प्रशासन को संकोच हो रहा था। उन्होंने कहा, मैंने कहा मैं तो कहीं भी रुक जाऊंगा, मेरे लिए तो एक तख्ता चाहिए, हम उसी में रह जाएंगे, लेकिन कोई समस्या नहीं। मैं रात्रि को रुका, मैंने रात्रि को ही बुलाया लोगों को और मैंने उनसे पूछा, मैंने कभी आखिर ये चित्रकूट विकास क्यों नहीं कर रहा है? आज से हजारों वर्ष पहले भगवान राम यहां आए होंगे और यहां पे देश और दुनिया आना चाहता है, ये विकास क्यों नहीं हो रहा है? तो बंद कमरे में थे हम लोग। तो उन्होंने कहा, देखिए बंद कमरे में हम बोल दे रहे हैं, यहां कुछ डकैत हैं जो अपहरण करते हैं और हम लोग भी किसी प्रकार से अपनी पूंजी बचा करके रखते हैं, इसलिए अपना विस्तार भी नहीं करते। तो मैंने कहा, अगर डकैतों का सफाया हो जाएगा तो क्या यहाँ निवेश होगा? लोगों ने कहा उससे होगा। मैंने कहा, मैं अगली बार तभी आऊंगा जब डकैतों का पूरा सफाया करके आऊंगा, और घबराइए मत। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, मैं अगली विजिट में जब गया 6 महीने के बाद, तब तक वहां से सभी डकैतियों का सफाया हो चुका था। आज वहां पे चित्रकूट में या बुंदेलखंड में कोई डकैत नहीं है। वो चाहे यूपी का विकास हो या फिर अपराधी माफियाओं पर अंकुश, योगी अपने राजधर्म की लकीर को लगातार लंबा कर रहे हैं। यही वजह है कि मोदी भी जानते हैं, उनके पास यूपी में योगी जैसे कमांडर हैं तो जीत का भरोसा बढ़ जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। 31 जुलाई यानी आज से ठीक 1 महीने पहले नूह में हिंसा। पिछले 1 महीने से नूह हिंसा के मास्टरमाइंड को पुलिस तलाश रही। एसआईटी ने कांग्रेस के विधायक मामन खान को नोटिस भेजा, लेकिन मामन खान ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया और पेश नहीं। लेकिन इसी बीच हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने एक बड़ा सबूत पेश कर दिया, जिस सबूत के सामने आने के बाद कैसे मामन खान की मुश्किलें बढ़ी हैं और कैसे नूह हिंसा का पर्दाफाश होने वाला है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। क्या डराना चाहता है ये मेवातियों को कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ? अब के मंत्री याद रखना, ये मेवात गए, इसकी प्यार सी ना फोड़ी तो मेवात से हमसे कौन गएगा? इसने बहुत आतंक उठा लिया मेवात में। 3 लड़कों की हमारी जान ले ली है इसने। जहां जहां पर हिंसा हुई है, मामन खान 28, 29 या 30 तारीख को वहां प्रेजेंस है, इसने देखा, वही हिंसा हुई। क्या मामन खान के बयान से भड़की मेवात में हिंसा? क्या मामन खान के एक बयान ने मेवात में आग लगा दी? क्या मामन खान दंगाइयों के टच में था? नूह हिंसा के 1 महीने बाद पुलिस की जांच अब इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द घूम रही है। नूह में हिंसा की साजिश को डिकोड करने के लिए पुलिस इसी थ्योरी पर जांच कर रही है। मास्टरमाइंड को अरेस्ट करने के लिए हरियाणा की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इसी इनपुट की जांच कर रही है और एसआईटी की इस जांच से कांग्रेस विधायक मामन खान की टेंशन बढ़ गई है। हरियाणा एसआईटी ने कांग्रेस विधायक मामन खान को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन कांग्रेस विधायक मामन खान पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे। विधायक मामन खान को आज नूह पुलिस के सामने जांच में शामिल होना था। जांच
31 तारीख को 31 जुलाई को नूह में जो हिंसा हुई थी उनमें उनके इन्वॉल्वमेंट को लेकर थी। जिस तरीके से उनके आस पड़ोस के जो लोग थे, उनके संपर्क के जो लोग थे, उनमें से कई लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इस पूरे प्रकरण को लेकर उनसे जो पुलिस है वो नोटिस भेजकर जांच के लिए जो मांग है उसमें शामिल होने के लिए उसने मांग की थी। लेकिन आज पारिवारिक में किसी के स्वास्थ्य के खराब होने का हवाला देते हुए वो आज जांच में शामिल नहीं हुए। अब पुलिस का अगला कदम ये होगा कि वो उन्हें वापस से एक नोटिस भेजेगी और फिर मांग करेगी कि आप जांच में शामिल हो। अगर लगातार वो इस तरीके से जांच में शामिल नहीं होते हैं और लगातार वो पुलिस को इस तरीके से चकमा देते हैं तो फिर पुलिस उनके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई है वो कठोर रूप से उठा सकती है। पुलिस ने मामन खान को नगीना थाने में बुलाया। मामन खान से सुबह 11 बजे पूछताछ होनी थी, जबकि नूह पुलिस का दावा है उनके पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर नोटिस भेजा गया था। इसके साथ ही मामन के घर पर भी जांच में शामिल होने का नोटिस भिजवाया गया था, लेकिन फिर भी मामन खान पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे। कांग्रेस विधायक मामन खान पर आगे बढ़े उससे पहले आप मामन खान का तारुफ जान लीजिए। मामन खान हरियाणा के फिरोजपुर जिरखा से कांग्रेस के विधायक हैं। एआईसीसी के मेंबर है, नूह की डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट रह चुके हैं और 2019 में फिरोजपुर जिरखा से चुनाव लड़कर विधायक बने। लेकिन अब एक बड़ा सवाल ये, आखिर 1 महीने बाद जांच की सुई मामन खान पर क्यों आकर रुक गई? इस बात को समझने के लिए आपको हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के इस बयान को सुनना चाहिए। जहां जहां पर हिंसा हुई है, मामन खान 28, 29 या 30 तारीख को वहां पर गया है। इसने वहां पर इसके वहां प्रेजेंस है, इसने देखा, वही हिंसा हुई है जाने के। और इसने वहां के लोगों को ये उनके साथ लाइव कांटेक्ट में रहा है सभी जगहों पर। तो ये बहुत सारे एंगल्स हैं, बहुत सारी इसकी अभी बातें आ रही हैं। हम उसका बिल्कुल निष्पक्ष तौर पर जांच कर रहे हैं और हम लोगों के सामने दिखाएंगे कि ये किसने मास्टरमाइंड किया। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज सीधे सीधे हिंसा से कांग्रेस के कनेक्शन की बात कह रहे हैं, मामन खान और हिंसा के कनेक्शन की बात कर रहे हैं और हवाला पुलिस की पूछताछ का दे रहे हैं। नूह में हिंसा को लेकर मामन खान पर कई गंभीर आरोप लगे। इसमें लोगों को भड़काने का आरोप है। साथ ही हिंसा के दौरान वो लगातार अपने समर्थकों के संपर्क में थे। 31 जुलाई को हरियाणा के नूह में जो कुछ हुआ उसे पूरे देश ने देखा। हिंसा के सबूत कैमरे में रिकॉर्ड हैं और हिंसा की जांच में अभी कई पेच उलझे हुए हैं। हरियाणा एसआईटी की टीम इसी गुत्थी को सुलझाने में जुटी है। मेवात हिंसा में वैसे तो कई किरदारों का जिक्र हुआ। प्री प्लान हिंसा की थ्योरी से लेकर हिंसा के पाकिस्तान कनेक्शन की बात हुई, लेकिन इस हिंसा में जिन 2 किरदारों की सबसे ज्यादा चर्चा हुई उसमें पहला चेहरा मोनू मानेसर, दूसरा चेहरा मामन खान। मोनू मानेसर के वायरल वीडियो पर पुलिस की तरफ से क्लीन चिट मिल चुकी है, लेकिन अब भी मोनू मानेसर को लेकर जांच चल रही है। जांच की आंच अब कांग्रेस विधायक मामन खान तक पहुंच गई है। मामन खान एसआईटी की जांच के दायरे में क्यों आए, ये बात भी समझनी जरूरी है। सबसे पहले आप मामन खान के विधानसभा के उस बयान को सुनिए जिस बयान ने उन्हें मुश्किल में डाल दिया है। क्या डराना चाहता है मेवातियों को कि मैं इतना बड़ा आदमी हूं? अब के मंत्री याद रखना, ये मेवात गए, इसकी प्यासी ना फोड़ी तो मेवात भी हमसे कौन कहेगा। इसने बहुत आतंक उठा लिया मेवात में, 3 लड़कों की हमारी जान ले ली है इसने। ये बयान मामन खान ने विधानसभा के अंदर दिया था। इतना ही नहीं, हिंसा से ठीक 1 दिन पहले मामन खान के ट्विटर हैंडल से किए गए एक ट्वीट की भी जांच की जा रही है। ये ट्वीट 30 जुलाई की दोपहर 1:55 पर किया गया था। इसमें उन्होंने लिखा, मेवात में कल से तरह तरह की अफवाहें चल रही हैं। आप किसी भी साथी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने विधानसभा में भी आपकी लड़ाई लड़ी थी और मेवात में भी आपकी लड़ाई लड़ूंगा। लेकिन ये ट्वीट अब मामन खान की टाइमलाइन पर मौजूद नहीं है। ऐसा लगता है कि हिंसा और विवाद के बाद इस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया। मतलब ये कि मामन खान को एक साथ 3 मामलों पर अपनी सफाई देनी होगी। पहला, मोनू मानेसर पर विधानसभा में दिया गया बयान। दूसरा, ट्विटर हैंडल से लड़ाई वाला ट्वीट। और तीसरा मामला, 28, 29 और 30 तारीख को मामन खान कहां थे। नूह पुलिस ने मेवात में हिंसा हुई 31 तारीख को जो जांच कर रही है उसका दायरा अब बढ़ा दिया है।
दायरा बढ़ने के साथ साथ कई लोग अब इसमें जो जांच के दायरे है उसमें अब शामिल हो रहे हैं। जो पहला नाम निकल के सामने आ रहा है जो काफी अहम है वो है कांग्रेस के विधायक मामन खान का। लेकिन मामन खान आज जो है वो पेश नहीं हुए और वो जांच में शामिल नहीं हुए, लेकिन पुलिस एक क्वेश्चनायर तैयार करके बैठी हुई है। जो एसआईटी की टीम है जो जांच कर रही है वो उनके पास एक प्रॉपर क्वेश्चनायर है जिसमें कई सवाल हैं जिनका जवाब वो मामन खान से चाहती है। जैसे पहला सवाल ये है कि आखिर वो 31 तारीख को कहां पे मौजूद थे। इसके अलावा 28, 29, 30 तारीख को ये बताया जा रहा है कि वो जहां पे गए थे वहां पे नू हिंसा की आग जो है वो भड़की थी। ऐसे में वो कहां गए थे, किन किन लोगों से उन्होंने मुलाकात की थी, किन किन लोगों के संपर्क में थे, फोन पे उन्होंने किससे बात की थी, इसके अलावा कौन कौन से लोग उनसे आके संपर्क किए थे और किससे क्या भाषण उन्होंने कहां पे दिए थे। इन सभी बातों का एक जो फहरिस्त है वो नू पुलिस तैयार करना चाहती है, एसआईटी की टीम तैयार करना चाहती है। क्योंकि जिस तरीके से सूत्रों की माने तो ये पता चला है कि 28, 29, 30 को मामन खान जहां गए थे वहां नू में हिंसा की आग फैली थी। पुलिस इसी कारण जो है वो मामन खान को नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुला भी रही है।